हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 2 में हम लोग को स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ाई करना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है और साथ ही साथ कंपटीशन में काफ़ी क्वेश्चन जो है स्ट्रेन एनर्जी पर बेस्ड रहते हैं। इसरो का एग्ज़ाम अगर आप दीजिएगा या आप मान लीजिए एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर स्ट्रेन एनर्जी से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं और काफ़ी इजी रहते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है और आप आसानी से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये याद रखना है कि स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है। तो पहला दो वर्ड है स्ट्रेन और एनर्जी। तो सबसे पहला अगर हम स्ट्रेन के बारे में डिस्कशन करें तो हम ऑलरेडी पढ़े कि अगर किसी इलास्टिक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके डायमेंशन में, मतलब उसके लेंथ में, उसके ब्रेथ में, उसके थिकनेस में चेंजिंग आता है। तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। करेक्ट है। अब क्या हुआ, स्ट्रेन एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम करने का जो क्षमता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी फाइनली है क्या? तो कहता है कि अगर आप किसी भी इलास्टिक मेंबर पर, इलास्टिक मेंबर कहने का मतलब है चाहे आप स्प्रिंग ले लीजिए या बार ले लीजिए, बार का मतलब छड़, या रॉड ले लीजिए, अगर उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण उसके मॉलिक्यूल्स में कुछ डिफॉर्मेशन आता है। तो फोर्स लगाए तो फोर्स लगाने के कारण उसमें डिफॉर्मेशन आया, इसका मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल्स में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो हम जानते हैं वर्क बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर आप किसी इलास्टिक मेंबर पर, जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, मान लीजिए ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग पर अभी कोई भी लोड नहीं डाले, ये नेचुरल स्टेट में है। अब अगर हम इस पर लोड डालेंगे, मान लीजिए हम लोड डाल दिए, तो जैसे ही हम इस पर लोड डालेंगे तो यह अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो जा रहा है। ये देखिए, ये डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है। तो वर्क बराबर क्या होता है? तो वर्क बराबर पढ़े फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब सोचिए अगर हम लोड को हटा लेंगे तो बॉडी वापस चला जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम फोर्स लगाए तो फोर्स लगने के कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब उस बॉडी पर हम वर्क डन किए। और जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं तो उतना ही अमाउंट का उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाता है जितना हम उस पर वर्क डन किए। तो अगर किसी बॉडी पर जितना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया हो उतना ही अमाउंट का उसके अंदर एक इंटरनल एनर्जी स्टोर हो जाए जिससे वह बॉडी वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाए, तो ऐसे एनर्जी को स्ट्रेन एनर्जी के नाम से जानते हैं। और ये हर एक इलास्टिक मेंबर में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। तो फाइनली स्ट्रेन एनर्जी क्या हो गया कि अगर हम किसी इलास्टिक मेंबर पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण उस इलास्टिक मेंबर पर वर्क डन होता है, तो जो बॉडी का मॉलिक्यूल्स है उतना अमाउंट का अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर लेता है और ऐसे एनर्जी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी के नाम से जानते हैं। क्लियर एकदम हो गया? तो चलिए हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं क्योंकि इसका आने का चांसेस 100% है। यहां से आपको जितना थ्योरेटिकल पार्ट्स दिखा रहा हूं ये शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन में आने का चांसेस एकदम 100% है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे और साथ ही साथ अपने कॉपी में इसको अच्छे से फेयर भी कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना भी आपको जो डिफिनीशन पार्ट्स है उसमें फिगर बना के उसको समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है। तो क्या कह रहा है? स्ट्रेन एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी कैसा एनर्जी है? तो इंटरनल एनर्जी है विच इज स्टोर्ड इन एनी मटेरियल। तो किस टाइप के मटेरियल में हम लोग बात करेंगे? तो इलास्टिक बॉडी में। ऐसे भी मॉस में हम लोग जो बॉडी के बारे में बात करते हैं वो कैसा रहता है? इलास्टिक बॉडी। तो क्या कर रहा है? स्ट्रेन एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी, मतलब स्ट्रेन एनर्जी एक ऐसा इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर से लग रहा है। क्लियर हो रहा है? तो उस तरह के एनर्जी को क्या कर रहा है? इंटरनल एनर्जी। तो क्या कर रहा है? स्ट्रेन एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी विच इज स्टोर इन
एनी मटेरियल विच इज लोडेड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। ठीक है, मतलब अगर किसी इलास्टिक लिमिट पर, किसी इलास्टिक बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के अंदर या उस फोर्स के द्वारा उस बॉडी पर जितना वर्क डन होता है उतना ही अमाउंट का उस बॉडी के अंदर एक इंटरनल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो ऐसे एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। कहता है कि स्ट्रेन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज वर्क डन बाय ए लोडेड मटेरियल। क्लियर हो गया कि अगर हम किसी लोड के द्वारा किसी इलास्टिक बॉडी पर हम वर्क डन करते हैं तो उतना ही अमाउंट का उस बॉडी पर एक एनर्जी स्टोर हो जाता है जो उसको वापस उसके ओरिजिनल स्टेट में लेके आता है। अब सोचिए कि आप ये स्प्रिंग पर जब फोर्स लगाए तो फोर्स लगने के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हुआ। अगर आप लोड हटा लेंगे तो वापस बॉडी चला जाएगा। इसका मतलब जितना अमाउंट का वर्क डन उस पर आप किए थे बाहर से उतना ही अमाउंट का इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गया जो वापस उसको अपने ओरिजिनल स्टेट में लेके आ गया। और ऐसे एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी। तो सीधा भाषा में याद रखना है कि अगर आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालना है तो सबसे पहले आप वर्क डन निकाल लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी बराबर वर्क डन। ठीक है, और वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इसलिए स्ट्रेन एनर्जी का यहां पर यूनिट हम लोग और क्या जान सकते हैं, न्यूटन मीटर, और नहीं तो आप जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर मोस्टली आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, न्यूटन मीटर में ही मिलेगा। क्लियर एकदम हो गया। बस सीधा याद रखना है, अगर किसी इलास्टिक बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के द्वारा जो है उस बॉडी पर कुछ वर्क डन किया जाता है, उतना ही अमाउंट का उस बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स है अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर लेता है, एंड सच टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द स्ट्रेन एनर्जी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं रिजिलियंस। ठीक है, देखिए अब हम लोग स्ट्रेन एनर्जी जब पढ़ लिए तो हम लोग किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, रिजिलियंस के बारे में। तो रिजिलियंस क्या है, कुछ ने एक स्पेशल नाम दे दिया गया है किसका, स्ट्रेन एनर्जी का। तो कहता है कि द स्ट्रेन एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय ए बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट व्हेन लोडेड एक्सटर्नली इज कॉल्ड रिजिलियंस। मतलब अगर किसी इलास्टिक बॉडी पर इलास्टिक लिमिट तक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी बॉडी पर इलास्टिक लिमिट तक जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा उस स्ट्रेन एनर्जी को एक नए नाम से जाना जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिजिलियंस। देखिए आप यहां पर जरा भी कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि स्ट्रेन एनर्जी और रिजिलियंस क्या होता है। क्लियर है। स्ट्रेन एनर्जी का मतलब हो गया किसी बॉडी में जो इंटरनल एनर्जी स्टोर होता है उसी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। और रिजिलियंस किसको कहते हैं, तो इंटरनल एनर्जी का बात नहीं कर रहा है, अब स्ट्रेन एनर्जी का बात कर रहा है। तो किसी भी बॉडी में इलास्टिक लिमिट के अंदर तक जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा उसको एक नए नाम से जाना जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिजिलियंस। तो क्या बोलेंगे, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। ये बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि अगर मान लीजिए आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है, सेमेस्टर का एग्जाम, और 28 नंबर एक ऐसा नंबर है जिस नंबर के नीचे अगर आप लाते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं, और उस नंबर से ऊपर आप लेके आते हैं तो पास भी कहलाते हैं। तो उसी तरह 28 नंबर के नीचे अगर कोई बच्चा नंबर लाता है तो उसको हम लोग फेल बच्चा कहते हैं। तो उसी तरह अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर तक किसी बॉडी में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा उस स्ट्रेन एनर्जी को हम नए नाम से जानेंगे, दैट इज कॉल्ड रिजिलियंस। तो डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड
रिजिलियंस। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर को ही क्या कर रहे हैं, रिजिलियंस। और याद रखना है रिजिलियंस को भी हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर मतलब रिजिलियंस, और रिजिलियंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का मतलब स्ट्रेस, तो सिग्मा स्क्वायर गुना वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, बॉडी का, और डिवाइडेड बाय 2E। ई का मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। याद रखेंगे, फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। क्या स्ट्रेन एनर्जी या रिजिलियंस का फॉर्मूला होगा, सिग्मा स्क्वायर गुना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2E। एकदम घोट जाएंगे इसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्लियर है, कोई पूछे रिजिलियंस क्या होता है तो आप उसको सीधा जवाब देंगे कि कोई बॉडी में इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है, उसी स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग रिजिलियंस कहते हैं। किसी भी बॉडी में जो इंटरनल एनर्जी स्टोर हो रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट, उसको स्ट्रेन एनर्जी कह रहे हैं। जरा भी मिलाइएगा नहीं, स्ट्रेन एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट रिजिलियंस, इंटरनल एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन एनर्जी। करेक्ट है, मतलब स्ट्रेन एनर्जी का ही अब दूसरा नाम ये सब बनते जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रूफ रिजिलियंस। ठीक है, प्रूफ रिजिलियंस, तो प्रूफ रिजिलियंस क्या है, द मैक्सिमम एनर्जी विच ए बॉडी स्टोर, कहां तक, तो देखिए इसमें अप टू, अप टू, अप टू का मतलब होता है, आपको पहले भी बताया हूं कि x इज लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब x का मान 10 से कम भी हो सकता है और x का मान मैक्सिमम 10 हो सकता है। तो ये मैक्सिमम वाले को अप टू बोलते हैं और लेस देन को विद इन कहते हैं। बात समझ में आया, तो क्या कर रहा है कि किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी इलास्टिक बॉडी के अंदर इलास्टिक लिमिट तक, इसमें क्या था, इलास्टिक लिमिट के अंदर, विद इन का मतलब अंदर, इलास्टिक लिमिट तक किसी बॉडी में जो स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होता है उसको हम लोग नए नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रूफ रिजिलियंस। विद इन इलास्टिक लिमिट रिजिलियंस, अप टू इलास्टिक लिमिट प्रूफ रिजिलियंस, x लेस देन 10 रिजिलियंस, x बराबर 10 प्रूफ रिजिलियंस। बात समझ में आ गया कि इलास्टिक लिमिट तक अगर किसी बॉडी में जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा उसको हम लोग रिजिलियंस कहेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम एनर्जी, नहीं तो द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विच ए बॉडी स्टोर अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रिजिलियंस। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का मतलब हो गया प्रूफ रिजिलियंस, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, यू मैक्स कहेंगे। तो ये भी क्या होगा, सेम फॉर्मूला। याद रखना पूरे स्ट्रेन एनर्जी, ये पूरे चैप्टर में स्ट्रेन एनर्जी का बस एक ही फॉर्मूला होगा, सिग्मा स्क्वायर गुना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2E। कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग तरह के लोडिंग के लिए, अलग अलग तरह का लोडिंग का स्ट्रेस का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। क्लियर एकदम है, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट इज कॉल्ड प्रूफ रिजिलियंस, सिग्मा स्क्वायर गुना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2। देखिए रिजिलियंस में भी सेम फॉर्मूला था, पर यहां पर क्या है, सिर्फ सफिक्स में मैक्स लगा देना है, बस हो जाएगा। लास्ट आ जाते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट के वॉल्यूम में किसी बॉडी में कितना मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस कहते हैं। रिपीट कर रहे हैं, एक यूनिट के वॉल्यूम में किसी भी बॉडी में मैक्सिमम कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस। तो इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी किसको कहते हैं, प्रूफ रिजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस इज इक्वल टू प्रूफ रिजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और प्रूफ रिजिलियंस कितना है, तो सिग्मा स्क्वायर गुना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2E, और नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, तो कितना बचेगा, सिग्मा स्क्वायर मैक्स डिवाइडेड बाय 2E। और यूनिट याद रखें, देखिए स्ट्रेस है तो स्ट्रेस फोर्स बटे एरिया, मतलब लोड बटे एरिया, लोड का न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यहां स्क्वायर है, और यहां भी ई का जो यूनिट होता है वो भी क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, न्यूटन मीटर। ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिलियंस। इवन एंट्रेंस एग्जाम में भी ये सारा ऑप्शन आ सकता है। तो आई थिंक आपको स्ट्रेन एनर्जी का ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग। ठीक है, मतलब अगर हम किसी इलास्टिक बॉडी पर
अलग अलग तरह का लोडिंग करेंगे तो उसके कारण स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। तो सबसे पहला हमको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सा लोडिंग हमको पढ़ना है। तो देखिए मेनली हमको तीन तरह का लोडिंग पढ़ना है। एक को कहते हैं ग्रेजुअल अप्लाइड लोड, दूसरा को कहते हैं सडन लोड और तीसरा को कहते हैं इंपैक्ट लोड, नहीं तो उसका दूसरा नाम जो है शॉक लोड भी है। ठीक है, तो ग्रेजुअल अप्लाइड लोड का मतलब होता है कि अगर किसी इलास्टिक बॉडी पर, जैसे मान लीजिए आप स्प्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आप एक स्प्रिंग ले लेंगे और इस स्प्रिंग में यहां पर एक बकेट लगा दिए और इस पर क्या किए हैं आप, पहले 1 kg का लोड दीजिए, फिर 2 kg का दीजिए, फिर 3 kg का दीजिए और धीरे धीरे लोड अगर उस बॉडी पर बढ़ाते जाइएगा तो ऐसे लोड को ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कहते हैं। बात समझ में आया कि अगर किसी इलास्टिक बॉडी पर जो लोड हम लोग लगा रहे हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो मात्रा है वह धीरे धीरे क्या करे, बढ़ाते जाए, तो इस तरह के लोडिंग को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कहेंगे। अब ये क्वेश्चन उठता है सर कहां तक बढ़ाते जाए, तो एक हमेशा याद रखेंगे कि जितने टाइप का लोडिंग पढ़ रहे हैं उस सारे में इलास्टिक लिमिट का ही बात होगा। जैसे अगर हम आपका एग्जाम्पल ले लें या खुद का हम एग्जाम्पल ले, तो किसी बच्चा को हम पकड़ के ले आए कि चलो आज तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अगर उस बच्चा के सर पर जो है एक टोकरी डाल दिए और हम क्या किए, ईटा उठा उठा के पहले 1 kg का ईटा डाले, फिर 2 kg डाले, फिर 3 kg, बस उसको बोल दिए कि बाबू जहां तक तुम खुशी खुशी लोड ले पाएगा, खुशी खुशी लोड का मतलब है इलास्टिक लिमिट, वहां तक हमको बता देना। तो वो जो बच्चा है 1 kg 2 kg 3 kg इस तरह से लोड लेते गया और 10 kg के बाद बोला कि सर अब यहीं तक ले पाएंगे, तो वो उसका इलास्टिक लिमिट तक ग्रेजुअल लोड लेने का क्षमता है। तो ग्रेजुअल लोड समझ में आ गया, क्या कह रहा है कि ए लोड विच इज अप्लाइड इन स्मॉल इंक्रीमेंट, मतलब किसी बॉडी पर जो हम लोड लगा रहे हैं उसका जो मात्रा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वह धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से लेके टू द मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। क्लियर हो गया। कह रहे हैं दिस टाइप ऑफ लोडिंग कैन सीन ड्यूरिंग द टेंशन टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील इन यूटीएम मशीन। इस तरह का लोडिंग जो है आपको कहां ज्यादा देखने को मिलेगा, तो जितना भी हम लोग माइल्ड स्टील का टेस्टिंग करते हैं, कहां, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, तो वहां भी क्या होता है जब पूरा सेटअप हम लोग सेट कर देते हैं तो पहले उसमें लोड जो है 0 पर सेट किया जाता है, फिर धीरे धीरे 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन 40 न्यूटन ऐसे लोड जो है बढ़ाते जाते हैं इलास्टिक लिमिट तक। तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कहेंगे। फिर एक चीज याद रखना है, स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड इज ऑलवेज मिनिमम। मतलब अभी हमको 3 टाइप का लोडिंग पढ़ना है जिसमें कि ग्रेजुअल अप्लाइड लोड में सबसे कम स्ट्रेसेस जनरेट होता है। जैसे आपके बॉडी पर हम 1 kg 2 kg 3 kg का लोड डाल रहे हैं तो आपका बॉडी तो जान रहा है कि धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो रेसिस्टिंग फोर्स भी क्या लगा रहा है, धीरे धीरे ही लगा रहा है, तो इसलिए स्ट्रेस उसमें क्या होता है, कम जनरेट होता है। क्लियर एकदम हो गया। कितना जनरेट होता है, तो स्ट्रेस ड्यू टू ग्रेजुअल लोड P/A। P का मतलब मैक्सिमम लोड एट इलास्टिक लिमिट, A का मतलब एरिया ऑफ द बॉडी। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है सडन अप्लाइड लोड। तो वो जो बच्चा अभी हम उस पर क्या किए, 1 kg 2 kg से लेके 10 kg तक लोड दिए। अब क्या किए, 10 kg का जो टोकरी है उस बच्चा के सर के ऊपर डायरेक्ट लाके अगर रख दिए तो ऐसे लोड को सडन लोड कहते हैं। समझ में आ गया। देखिए लोड सेम है पर लगाने का तरीका क्या हो रहा है, हर बार अलग अलग हो रहा है। क्लियर हो रहा है। ग्रेजुअल लोड में उस बच्चा का लोड लेने का क्षमता, उसका जो स्ट्रेस लेने का क्षमता है वो अलग था। वही लोड है 10 kg का ही है, पर इस बार लोड क्या किए है, एक बैग रख दिए 10 kg का। तो अगर सारा का सारा लोड किसी बॉडी पर एक ही साथ रख दिया जाए तो ऐसे लोड को सडन लोड कहते हैं। तो क्या कह रहा है, व्हेन द लोड इज अप्लाइड ऑल ऑफ ए सडन नॉट इन स्टेप वाइज, धीरे धीरे नहीं करके रखना, एक बैग रख देना है, तो सच टाइप ऑफ लोड इज कॉल्ड सडन लोड। क्या कह रहा है, दैट इज इंटायर लोड अप्लाइड एट वंस, मतलब टोटल लोड एक बैग रख देते हैं। स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू द सडन लोड इज मोर देन स्ट्रेस ड्यू टू द ग्रेजुअल लोड। मतलब कि अगर हम सडन लोड किसी बॉडी पर लगा रहे हैं
देखिए लोड अभी भी 10 ही केजी है, पर एक बैग इस बार रख रहे हैं तो उस बॉडी में जो रेसिस्टिव फोर्स डेवलप होगा वो एक बैग होगा और ज्यादा होगा। तो हमेशा याद रखना है कि सडन लोड के कारण बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है वह ग्रेजुअल के रिस्पेक्ट में दोगुना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्ट्रेस जो है ग्रेजुअल लोड में, सॉरी सडन लोड में दोगुना होता है ग्रेजुअल लोड के रिस्पेक्ट में। कैसे होता है आगे डेरिवेशन में बताऊंगा, फिर याद रखना। तो फिर क्वेश्चन होता है सर इस टाइप का लोडिंग हमको क्या जनरल लाइफ में देखने को मिलेगा? तो एकदम आराम से, अभी जैसे एग्जांपल आपको बताएं। इसलिए आप देखे होंगे कि जो मजदूर कहीं ईंटा ढोता है तो वो पहला एक ब्रिक्स रखता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उस तरह वो अपना लिमिट तक ही रखता है। 8 ईंटा 7 ईंटा रखा, फिर वहीं तक रखेगा। अगर उसके ऊपर एक बैग रख दिया जाए तो वो दिन भर काम नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ग्रेजुअल लोड पर काम करता है, एक एक करके धीरे धीरे रखता है और लंबे समय तक काम करता है। दूसरा, आपके गाड़ी का जो आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन, देखिए जैसे बाइक है, बाइक में इंजन के अंदर जो है फ्यूल का दहन होता है, फ्यूल जलता है, तो वो आपको दिखता नहीं है, इसलिए वो इंटरनल कंबशन इंजन। तो उसमें एक पिस्टन होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है, तो जब फ्यूल जलता है तो लार्ज अमाउंट का प्रेशर जो है पिस्टन पर धक्का मारता है। तो ऐसे लोड को हम लोग सडन लोड कहते हैं। तो क्या कह रहा है, दिस टाइप ऑफ लोड इज एक्सपीरियंस्ड ऑन पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड ऑफ एन आईसी इंजन। आपके बाइक में, आपके 4 व्हीलर में इंजन के अंदर जब फ्यूल का दहन होता है तो वहां से लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो है डेवलप होता है, वो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड पर मारता है, वो लोड सडन लोड के अंदर आ जाता है। क्लियर एकदम? चलिए नेक्स्ट है इंपैक्ट लोड और सडन इंपैक्ट लोड। ठीक है, इंपैक्ट लोड का दूसरा नाम शॉक लोड भी है, झटका लगने वाला लोड है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, व्हेन द टोटल लोड इज अलाउडेड टू फॉल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। पहले क्या किए, बेचारा वो बच्चा को बुलाए, सर पर टोकरी दे दिए, 1 केजी का लोड देते जा रहे हैं, उससे पूछे बाबू इलास्टिक लिमिट तक जहां तक तुम खुशी खुशी लोड ले पाओगे वहां तक बताना। वो 10 केजी लिया। अब वो 10 केजी का लोड, उसके ऊपर एक बैग डाल दिए, तो उसको क्या करें, सडन लोड किए। अब वो बच्चा को क्या किए, हम बालकनी में चले गए, बच्चा को नीचे खड़ा कर दिए और टोकरी को ले गए बालकनी पर। 10 केजी का लोड था और 10 केजी का लोड जो है बालकनी से उस बच्चा के सर पर डाल दिए। तो ऐसे लोड को इंपैक्ट लोड कहते हैं। इंपैक्ट लोड का मतलब क्या हो गया, जो टोटल लोड है वो एक बैग किसी बॉडी पर डाल दिया जाए कुछ हाइट से, तो ऐसे लोड को इंपैक्ट लोड कहेंगे। इसलिए आप देखे होंगे कि जो लोहार सब होता है, वो लोहा को जब पीटता है तो अपना हथौड़ा को ऊपर ले जाता है और वहां से वो कस के प्रेशर मारता है। बात समझ में आ रहा है? जो कुल्हाड़ी से हम लोग अगर लकड़ी काटते हैं तो उसमें भी देखे होंगे कि हम लोग कुल्हाड़ी को ऊपर ले जाते हैं, तो इंपैक्ट लोड देने के लिए, मतलब उतने ही फोर्स का इंपैक्ट क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, व्हेन द टोटल लोड इज अलाउडेड टू फॉल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट देन इट इज नोन एज इंपैक्ट लोड और शॉक लोड। ठीक है, कहां देखने को मिलेगा, तो आप देखे होंगे कि अगर हम लोग दीवार में काटी को ठोकते हैं तो आराम से हथौड़ी नहीं मारते हैं, काटी यहां रख दी और हथौड़ी यहां लेते हैं और कस के मारते हैं, तो देखिए हाइट से लग रहा है। तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, सडन इंपैक्ट लोड कहेंगे। तो आई होप आपको आज स्ट्रेन एनर्जी का सारा पार्ट समझ में आ गया होगा और टाइप्स ऑफ लोडिंग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सारे टाइप के लोडिंग के कारण स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेशन देखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ जाता है। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन पार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।